नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख और काला पानी को लेकर के सीमा विवाद। तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला से और लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की एक सड़क निर्माण का कार्य बीआरओ ने किया था, पूरा किया। और इसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी से करवाया, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। अब देखिए, जिस 8 मई को इसका इनॉग्रेशन करवाया गया, इसके तुरंत एक दिन बाद ही नेपाल की सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की कि जिस क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण हुआ है वो उनकी टेरिटरी के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज हम ये भी सीखेंगे, देखिए, कि नेपाल की सरकार जो ये दावा पेश कर रही है उसके पीछे उसका क्या आधार है, किस आधार पर वो लिपुलेख और काला पानी पर अपना दावा पेश करती है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस सड़क निर्माण से क्या फायदा होगा हमारे लिए, है ना। तो यहाँ जो ये लिपुलेख दर्रा है, इस लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। और इस सड़क निर्माण से पहले तक यहाँ पहुँचने के लिए धारचूला से और लिपुलेख तक के लिए पैदल मार्ग था, जिस पे कि जाना बहुत कठिन है। और जो उम्र दराज लोग हैं वो तो बहुत मुश्किल से ही पहुंच सकते थे यहाँ पे। तो एक तो अब ये फ़ायदा हो जाएगा कि लोगों को आसानी हो जाएगी लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना। दूसरा, सामरिक दृष्टिकोण से ये जो लिपुलेख है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नेपाल और तिब्बत यानी चाइना और भारत का ट्राई जंक्शन है। ओके, तो जब यहाँ के लिए एक अच्छी सड़क बन जाती है तो इस बॉर्डर वाले एरिया में सैनिकों को अपना जो आवश्यक सामान है, कोई भी सुरक्षा की जो भी सामान है, चाहे वो भारी भरकम मशीनें हों, उनको पहुंचाने में अब इस सड़क निर्माण से आसानी हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ओके, तो आइए समझते हैं कि ये जो विवादित हो रहा है मुद्दा, ये क्यों है, इसके पीछे आधार क्या है। इसके पीछे देखिएगा, आधार है एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 और 16 में हुआ था, यही इसका आधार है। और इस वॉर के दौरान एक संधि हुई थी इनके बीच में, सुगौली की संधि या सिगौली की संधि, सिगौली की संधि। ओके, इसी संधि में ये जो विवाद है लिपुलेख और काला पानी का सीमा विवाद, इसी संधि की शर्तों में इसकी जड़ें छुपी हुई हैं। ओके, देखिए, जब अंग्रेजों ने नेपाल को इस युद्ध में हराया था तो उसके बाद सिगौली की संधि हुई थी। तो एग्जाम में जो है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन कि सिगौली की संधि कहाँ हुई थी या संगोली की संधि कहाँ हुई थी। तो संगोली की संधि हुई थी यहाँ, ये बिहार के चंपारण में। ये देखिएगा, चंपारण और चंपारण में ही है सिगौली। ओके, तो यहां ये संधि हुई थी। दूसरा है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिगौली की संधि कब हुई थी और सिगौली की संधि की शर्तें क्या थी। ओके, साथ ही हम ये भी सीख लेंगे आज, जैसा मैंने कहा था, कि जो भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, काला पानी और लिपुलेख, उसको लेकर के जो सीमा विवाद है वो इस सिगौली की संधि की शर्त में कहां पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिगौली की संधि क्या हुई थी। देखिए, ये 2 दिसंबर 1815 को ये जो फील्ड कमांडर होते हैं, फील्ड कमांडर, उनके बीच में ये संधि हुई थी। उसके बाद फिर 4 मार्च 1816 को गवर्नर जनरल, ओके, और राजा के बीच में, जो नेपाल के राजा थे, इस समय पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओके।
लॉर्ड हेस्टिंग्स साम्राज्यवादी विचारधारा का था, तो इसलिए इसने जो है, देखिए ये बिहार, यूपी, अवध और उत्तराखंड के क्षेत्रों में इन नेपाल की सरकार को या नेपाल के राज्य को, नेपाल के साम्राज्य को कमज़ोर किया था और उनको यहाँ से बाहर कर दिया था। ओके, ताकि वो तिब्बत में अपना व्यापार स्थापित कर सके या तिब्बत के लिए वो व्यापारिक मार्ग बना सके। ओके, तो देखिए ये सिगौली की संधि हुई थी और इस सिगौली की संधि जो है वो 2 चरणों में, एक जब फील्ड कमांडरों के बीच में, दूसरी जब गवर्नर जनरल और राजा के बीच में सहमति बनी। तो इस संधि की शर्तें देखते हैं हम। शर्तों में सबसे पहले था कि नेपाल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। नेपाल में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। दूसरी शर्त थी कि नेपाल के लोग ब्रिटिश सेना में शामिल हो सकते थे। नेपाल के लोग ब्रिटिश सेना में शामिल। ओके, इस सुगौली ट्रीटी के ही तहत आज भी नेपाल के लोग ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते हैं। ओके, और इस ट्रीटी के बाद नेपाल के सैनिक अंग्रेजों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए। सबसे पहले 1857 की क्रांति में गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेज कंपनी को बहुत ज़्यादा सहायता की थी। उसके बाद वर्ल्ड वार में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था ब्रिटिश के लिए। ओके, क्योंकि देखिए जब ये एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था तो एंग्लो नेपाल वॉर में ये नेपाल की सेना सिर्फ इसलिए हारी थी क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे उस समय के, और इनकी जो वीरता थी, इनका जो लड़ने का जो जज्बा था, उसको देखते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स उन्होंने ये सोचा, या ब्रिटेन की कंपनी ने सोचा कि इस तरीके के योद्धा तो हमारी कंपनी में शामिल होने चाहिए, हमारी कंपनी की सेना में या ब्रिटेन की सेना में शामिल होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये संधि में ये शर्त को भी डाल दिया था। तीसरा पॉइंट है नेपाल की सीमा निर्धारित। ओके, या सीमा निर्धारण किया गया। अब नेपाल की सीमाएं देखिए, इस ट्रीटी से पहले नेपाल की जो सीमाएं थी वो यहाँ सिक्किम राज्य में भी थी, यानी या हम ये बोल सकते हैं तीस्ता नदी से लेकर के और यहाँ सतलज तक इनकी सीमाएं थी। पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी सीमाएं थी। ओके, तो इनकी सीमाएं जो है वो निर्धारित कर दी गई, और वो सीमा निर्धारण क्या किया गया कि इधर पूर्व में तीस्ता नदी इनकी सीमा बनेगी, और इधर पश्चिम में महाकाली नदी, जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में यहाँ है। महाकाली नदी पश्चिमी सीमा होगी। अब यही जो पॉइंट है, यही जो बिंदु है, इसी को ही आधार मान करके, इसी को ही आधार बना करके नेपाल आज ये काला पानी और लिपुलेख दर्रे पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहती है, अपना दावा पेश करती है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ इस ट्रीटी में सिर्फ काली नदी लिखा हुआ है, ये लिपुलेख या काला पानी जगह का कोई जिक्र नहीं था। तो अभी देखिए उत्तराखंड में है ये लिपुलेख दर्रा और ये काला पानी। ओके, अब ये यहाँ से ये दर्रा जाता है। जो ये काली नदी है जिसको इन्होंने पूर्वी सीमा माना है, वो काली नदी वैसे बोलते हैं कि यहाँ से शुरू मानते हैं, जो पानी इकट्ठा होता है ब्यास आश्रम, यहाँ पे एक ब्यास आश्रम है, यहाँ से ये शुरू होता है। तो इस नदी के लिए पानी यहाँ से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, यहाँ से भी आता है। ये पहाड़ी, ये ट्रांस हिमालय की एक जो है दक्षिण पूर्वी ढलान है या दक्षिण पश्चिमी ढलान में से जो है ये पानी आता है, और फिर यहाँ से ये छोटे छोटे ये स्रोतों से शुरू होकर के ये बड़ी एक काली नदी आगे बन जाती है। ओके, तो नेपाल का मानना है कि ये जो काली नदी का पानी है, जल स्रोत है, वो तो इस वाले पार्ट से आता है। तो काली नदी का जो पूर्वी भाग है इस ट्रीटी के तहत
है ना, वो तो नेपाल के अधिकार में होना चाहिए। तो इसलिए अपना दावा पेश करती है यहाँ इस तर्क को दे करके कि ये लिपुलेख दर्रा भी और ये जो है काला पानी वाला क्षेत्र है ये आ जाता है किसके अधिकार में, नेपाल के अधिकार में। ओके, तो ये जो डिस्प्यूटेड मामला है उसकी जड़ें कहाँ पर है, सिगौली की संधि में छुपी हुई हैं। ओके, तो ये एग्जाम में महत्वपूर्ण बन जाता है कि सिगौली की संधि कब हुई थी, सिगौली की संधि की या संगोली की संधि की शर्तें क्या थी। ओके, और ये कहाँ पर हुई, तो बिहार के चंपारण में हुई थी, है ना, और ये 2 चरणों में हुई थी। ओके, और ये संधि की शर्तें ये इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब देखिए, जो इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था, यानी इसका और ऐतिहासिक बैकग्राउंड कि ये संगोली की संधि हुई क्यों और ये अंग्रेजों के बीच में और नेपाल के बीच में युद्ध की परिस्थितियां कैसे बनी, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है इसके पहले का भी जो इतिहास है ना। अब देखिए, नेपाल जो आज ये इधर की तरफ है, तो नेपाल में एक समय था जब 16 वर्षीय राजकुमार को विक्रम शाह को राजा बनाया गया, राजा बने। ओके, तो विक्रम शाह के एक मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री जनरल जिनका नाम था भीमसेन थापा, भीमसेन थापा। ओके, तो ये महत्वाकांक्षी भी था और ये भी साम्राज्यवादी था। इसने नेपाल की साम्राज्य की सीमाएं पूरब की ओर भी और पश्चिम की ओर भी बढ़ाई। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ाएगा, विक्रम शाह जो है वो तो 16 वर्षीय है, तो इसलिए शासन की जो बागडोर है वो ये भीमसेन के पास चले गई, भीमसेन थापा के पास, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक शासक कौन है, भीमसेन थापा है। तो भीमसेन थापा ने जो साम्राज्य का विस्तार पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ाया था वो सिक्किम तक पहुंच गया था, सिक्किम तक पहुंच गया था और इधर हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला तक पहुंच गया था, या सतलज नदी तक इनकी राज्य की सीमाएं बन गई थी। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इनका, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। अब देखिए, इन्होंने जो है उत्तराखंड में या भारत के हिस्से में कब अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई, तो ये हमारा ये कुमाऊं है, कुमाऊं मंडल, और ये है गढ़वाल, तो अलग अलग समय पर इन्होंने आक्रमण किए हैं। तो कुमाऊं पर 1790 में नेपाल की सेना ने आक्रमण किया और इसी समय से इनका कुमाऊं पर शासन चलने लग गया। फिर गढ़वाल पे जो है 1804 में खुड़बुड़ा का मैदान, खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा देहरादून में एक मैदान है। तो इस युद्ध में गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह वो वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद 1804 से गढ़वाल पर भी नेपाल के राजा का शासन स्थापित हुआ। तो गढ़वाल कुमाऊं दोनों पर शासन स्थापित हुआ। इसके बाद गढ़वाल से आगे सतलज नदी तक पहुंचे और कांगड़ा किला भी इनके अधिकार में आ गया था। तो आप देखिए, ये यहाँ तक इनके राज्य की सीमाएं बढ़ी हुई थी। अब एक समय ऐसा था जब इनका अवध के साथ भी सीमा विवाद होने लगा। अवध ये यूपी में जो आता है, तराई क्षेत्र को लेकर के विवाद, तराई क्षेत्र को लेकर के विवाद। अब तराई क्षेत्र को लेकर के जब विवाद था तो अवध का संपर्क हुआ कंपनी के गवर्नर से, और कंपनी के अभी जो है गवर्नर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि साम्राज्यवादी है। तो अब देखिए, ये नेपाल भी साम्राज्यवादी है, नेपाल भी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, है ना। और ऊपर से कंपनी जब नेपाल के साथ व्यापार करना चाह रही थी या नेपाल के थ्रू तिब्बत का व्यापार करना चाहती थी, है ना, तो नेपाल ने जो है मना कर दिया था। तो जो ये हेस्टिंग्स है, ये इसने योजना बनाई कि कैसे हम जो है नेपाल को कंट्रोल में रखें, है ना। और हेस्टिंग्स के सामने उसने देखा कि देखो, भारत में जो है एक नेपाल है उत्तर में, और इधर यहाँ पर सिख थे इस दौरान, और इधर राजपूत थे। तो इन तीन शक्तियों को किस तरह से कमजोर किया जाए और किस तरह से इनको जो है
ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए वो रणनीति बना रहा था। तो इधर अवध जो है, अवध के साथ नेपाल का तराई क्षेत्र को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। तो ये बस लॉर्ड हेस्टिंग्स को बहाना मिल गया और अवध की ये सीमा विवाद में जो है ये कूद पड़ा। तो फिर ये एंग्लो नेपाल वॉर शुरू हुआ था, है ना। अब इस वॉर को शुरू होते होते जो है, यहाँ से शुरू होते होते ये उत्तराखंड और गढ़वाल कुमाऊं पे और हिमाचल तक कैसे पहुँचा। अब देखिए, गढ़वाल जो है वो कब 1804 में वो नेपाल के अधिकार में था और कुमाऊं 1790 में ये नेपाल के अधिकार में था, है ना। जो प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह जब वीर गति को प्राप्त हुए तो इनके जो कुंवर थे, राजकुमार थे, सुदर्शन शाह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स से सहायता मांगी और अपने राज्य को नेपाल से मुक्त कराने के लिए मदद मांगी थी। तो हेस्टिंग्स ने अपनी सेना भेजी, क्योंकि ये नेपाल के साथ तो युद्ध था ही लगा हुआ। तो फिर गढ़वाल कुमाऊं से और ये हिमाचल से ये नेपाल के अधिकार को इन्होंने समाप्त किया और इस प्रकार से फिर सुदर्शन शाह ने फिर नए सिरे से अपने टिहरी रियासत की स्थापना की थी। ओके, तो जब ये सारे जो युद्ध हुए, ये सारे जो ये पॉइंट थे, है ना, इसके बाद जो है फिर जब युद्ध विराम हुआ तो युद्ध विराम संगोली की संधि के तहत हुआ था, है ना। तो युद्ध का विराम जो है संगोली की संधि के तहत हुआ और संगोली की शर्तें यही थी कि गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र वो हेस्टिंग्स के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये खाली कर देंगे। ओके, और साथ ही तराई का जो बड़ा हिस्सा है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये था ये संगोली की संधि के पीछे का ये हिस्ट्री या इसका जो है एक बैकग्राउंड, है ना। और जो विवाद का मामला है वो इस संधि की, ये जो महाकाली नदी को ये नेपाल की जो सीमा निर्धारित की गई थी वो उसको आधार मानते हैं। ओके, तो अभी देखिएगा यहाँ आज तो इसके लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। दूसरा, सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। लेकिन बहुत पहले से ही ये जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड और ये तिब्बत के बीच में, तो उत्तराखंड यानी भारत और तिब्बत के बीच में या चाइना के बीच में ये पुराना एक व्यापारिक मार्ग था। तो भोटिया जनजाति के लोग जो हैं, जो तिब्बत में भी रहते हैं और जो उत्तराखंड में भी रहते हैं, तो उत्तराखंड में रहने वालों को शौका कहा जाता है और तिब्बत में रहने वाले भोटिया जनजातियों को हुणिया कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो बार्टर सिस्टम का जो व्यापार है वो लंबे समय से चलता ही रहता था। यानी जो वस्तुएं तिब्बत और चाइना की भारत में चाहिए वो हुणिया लोग लेकर के आएंगे और जिन वस्तुओं की डिमांड, जिन भारतीय वस्तुओं की डिमांड तिब्बत और चाइना के बाजारों में है या अन्य और जगहों पर है, तो वो ये यहाँ के जो शौका लोग हैं, भोटिया जनजाति, वो लेकर के जाते थे। तो ये बार्टर सिस्टम का जो ये व्यापार है ये लंबे समय से इस लिपुलेख दर्रे के माध्यम से होता रहता था इन भोटिया जनजातियों के द्वारा। तो इसे नाम दिया जाता था शौका हुणिया व्यापार। शौका हुणिया व्यापार के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है जो ये व्यापार होता था। अब व्यापार के दृष्टिकोण से तो खैर उतना महत्वपूर्ण अभी तो नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये धार्मिक यात्रा का एक रास्ता या धार्मिक यात्रा के एक मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो रोड बनी है, इस रोड के बनने से क्या हो जाएगा, समय की बचत होगी, है ना, और जाने में भी थोड़ा आसानी होगी। ये जो यात्रा है ये लगभग 3 सप्ताह में पूरी की जाती थी, अभी 1 ही सप्ताह में पूरी की जाएगी। ओके, तो ये फायदा हुआ है इसको बनने से। तो ठीक, तो आज देखिए, आज के लेक्चर में हमने ये भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद का जो टॉपिक है इसको हमने डिस्कस किया है। लेकिन हमें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, है ना, कि इसके पीछे का जो है जो बैकग्राउंड है वो क्या है और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने ये सब डिस्कस किए हैं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है और ये लिपुलेख दर्रा कहाँ है ना, और ये जो सड़क का निर्माण हुआ है कितने किलोमीटर की है, साथ ही संगोलिक संधि की जो है शर्तें और उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए,
तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई जीएस की नई क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।